स्टार्ट किया था 2001-2000 में। लेकिन बहुत मतलब छोटे से आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, और मैंने काफ़ी दूसरे गेम्स में ट्राई किया। इससे पहले मैंने वॉलीबॉल खेला, सॉफ्टबॉल, और मतलब एक तरह से मेरा ऐसा होता था कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी जो मेरे कोचेस थे उनके साथ, लेकिन मैंने कभी कोई नेशनल या कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेला था। लेकिन आफ्टर 10th मैंने अपना सीरियस टाइप ऑफ क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने जूनियर नेशनल खेला, नेशनल्स खेले। यहाँ से मतलब ये आप 11th क्लास में मैंने सीरियस टाइप का क्रिकेट खेलना शुरू किया, आप ये कह सकते हैं। ओके, मतलब इतना लेट, यानी स्कूल टाइम पे कोई ऐसा स्कोप नहीं था क्रिकेट का? स्कूल टाइम पे आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला मैं वॉलीबॉल, मैंने 11 नेशनल्स खेले हैं दिल्ली टीम के लिए, और मैंने कुछ नेशनल सॉफ्टबॉल और बेसबॉल में भी खेले हैं। तो मतलब मैं स्पोर्ट्स में थी, और अच्छा लेवल का मैं स्पोर्ट्स खेलती थी। मतलब मैं स्टेट टीम में सेलेक्ट होती थी। फुटबॉल मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने उसमें भी रिप्रेजेंट किया है। तो आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, लेकिन ये था कि बिकॉज कोई स्पोर्ट्स हिस्ट्री नहीं थी फैमिली में, तो कोई गाइड करने वाला नहीं था कि कौन सा स्पोर्ट आपको करना है। लेकिन जैसे ही मैंने 10th क्लास किया, उसके बाद 11th और 12th में मैंने एक तरफ से मतलब खुद भी शायद डिसीजन लेने की हम लोगों में एक जैसे एज बढ़ती है तो हम डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो क्रिकेट ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं मैम, क्रिकेट काफी लेट शुरू हुआ, बट उसके पहले आप काफी दूसरे स्पोर्ट्स में थे। घर से हमेशा से सपोर्ट था स्पोर्ट्स के लिए, या फिर वहाँ पे कन्विंस करना पड़ रहा था? मुझे स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि मैंने शायद 5th या 6th क्लास में मैंने स्पोर्ट्स के लिए दिल्ली से बाहर ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। तो मेरे को इतना कभी उनको कन्विंस नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, वॉलीबॉल से मैं ट्रांसफर होकर क्रिकेट में आ रही थी, तो काफी मेरे को ऐसे घर से बोला गया कि तुमने ऑलरेडी 7 to 6 years आपने एक गेम के लिए दिए हैं, और सडनली आप गेम चेंज करना चाहते हैं। तो वहां पे मुझे काफी उनको मनाने की कोशिश करनी पड़ी, जिसमें मेरी मदर तो बिल्कुल भी नहीं एग्री थी कि नहीं, चलो अगर तुम वॉलीबॉल नहीं खेलना चाहती तो खत्म करो, ठीक है अभी ये खत्म करो। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि घर पर और कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था, तो इतना उनको नॉलेज भी नहीं था कि स्पोर्ट्स का कैसे है या इसमें कैरियर हो सकता है। वो तो ये सोचते थे कि चलो इंटरेस्ट है, खेल लिया तो ठीक है। पर उस टाइम पे मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी उन्हें मनाने के लिए। तो 80s और 90s में मेंस क्रिकेट तो ऑफ कोर्स वो टाइम पे पिक हो चुका था, काफी पॉपुलर था 83 वर्ल्ड कप के बाद से ही। वुमेन्स क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं था, इतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं था, न्यूज में नहीं आता था। क्या सोच के आपने ये चेंज किया, क्योंकि इतने साल से आप बास्केटबॉल खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, और फिर अचानक से आपने ये शिफ्ट क्यों किया मैम? क्या सोच? क्रिकेट मतलब ऑब्वियसली एक ऐसा गेम है जो इंडिया में काफी टाइम से लोग उसको देखते हैं। मैं भी ऑब्वियसली टीवी पे देखती थी, तो एक इजी पिकिंग लगता था, क्योंकि हमें ये पता था कैसे हाथ घुमा के बॉलिंग करना है और कैसे बैट पकड़ के आपको बैट स्विंग करना है। तो आपको पता रहता है कि एक बेसिक आपको पता रहते हैं। और इसमें एक इंसिडेंस मैं आपसे उसको शेयर करती हूँ कि जब मैं कहीं ना कहीं मेरे जो जिस कारण से मैं अपना गेम शिफ्ट करना चाह रही थी, जो मेरी कोच थी वॉलीबॉल की, शी शिफ्टेड टू बैंगलोर। तो अब मेरे को कोच इधर कोई नहीं मिल रहा था वॉलीबॉल का। तो जो सेम जैसे हम लोग साई के सेंटर पे प्रैक्टिस करते थे, तो वहाँ पे सुनीता शर्मा मैम होती थी जो क्रिकेट की कोच थी। तो उनकी घड़ी ग्राउंड पे कहीं खो गई थी, तो वो हमें घड़ी मिली। तो हमें किसी ने बताया कि वो क्रिकेट की कोच है, मैडम उनकी है। तब वो मैं मैम के पास गई थी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस के बाद ही। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम लड़कियों की भी टीम होती है क्या? मुझे उस टाइम तक नहीं पता था कि लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। तब मुझे मैम ने बोला कि ऑब्वियसली अगर मैं वुमेन होके कोच हूँ तो ऑब्वियसली वुमेन्स की टीम होगी ना। मैंने मैम को बोला कि मैम मैं आती हूँ आपके पास प्रैक्टिस के लिए। तो शी सेड हाँ हाँ आओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद मैं सडनली नहीं, मतलब एकदम नहीं गई मैं कुछ महीने 10th की एग्जाम देने के बाद मैं मैम के पास गई। मुझे वहां से पता चला कि हाँ लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। अमेजिंग। आई थिंक सुनीता मैम जो है वो काफी क्रूशियल रोल प्ले की है बहुत सारे क्रिकेटर्स के जर्नी में। इनफैक्ट मैं जया मैम से बात कर रहा था, तो उन्होंने भी शायद यहीं से प्रैक्टिस की है।
हाँ, काफ़ी अच्छा, क्योंकि मैम का एक ये होता था कि प्राइवेट, मैम का गवर्नमेंट सेंटर था, और दूसरी चीज़ ये थी कि मैम अपने उस पे एफर्ट लगाती थी कि गर्ल्स को हम्म, फीस ना देनी पड़े। जैसे अच्छा। अगर हम किसी प्राइवेट एकेडमी में जाते हैं, हम्म, तो हमें एक, मतलब ऑब्वियसली एक अच्छी अमाउंट फीस में देना पड़ता है, राइट। और मैम का एक रूल था कि अगर गर्ल्स आएंगी, उनको फर्स्ट बैटिंग देना है, फर्स्ट बॉलिंग देना है, और लड़कियों को फीस नहीं सबमिट करनी, जो लवली। कि वो गवर्नमेंट सेंटर होते हुए मैम काफी एफर्ट लगाते करते थे कि हाँ, लड़कियों को प्रेफरेंस मिले। ओके, ग्रेट और ग्रेट। ऑब्वियसली एक वुमेन कोच के साथ ये भी होता था कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होती है। हाँ, राइट। हाँ, आपके आपके सिबलिंग्स हैं मैम? हाँ, मेरा ब्रदर है, बड़ा एक, और मेरी सिस्टर थी मुझसे बड़ी, तो मैं सबसे छोटी थी। तो बीइंग छोटा सबसे घर में, तो इतना कभी प्रेशर भी नहीं हुआ कि आप मत करो, ये मत करो। हमेशा उन दोनों का सपोर्ट साथ में रहता था। मतलब मेरी जो सिस्टर थी, जब मैं गेम चेंज कर रही थी, तो मेरे पेरेंट्स को कन्विंस भी काफी हद तक उसी ने किया कि अगर वो करना चाहती है तो अच्छा। उसको करने दीजिए। तो एक ओके। फायदा था कि बड़े भाई बहन हैं घर पर। ये जो आपके जो भाई बहन थे, इवन वर दे आल्सो इनटू क्रिकेट? डिड दे आल्सो प्ले क्रिकेट? नेवर नेवर नेवर, मेरे ब्रदर, पता नहीं, उसने एक बारी मुझे बोला था कि सिर्फ जैसे लड़कियों का शोषण होता है यहाँ पर, तो अगर मैं क्रिकेट करना चाहता था, लेकिन बीइंग घर का बड़ा बच्चा मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है, तो मतलब ऑब्वियसली इंडिया में 90% जो लोग हैं वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन लकी वंस हैं जो इसको अचीव कर सकते हैं। परस्यू कर पाते हैं। अ, पर हम लोग जो खेलते थे, जैसे ऑब्वियसली घर के बाहर या घर पे कभी खेलते थे, तो साथ में खेले हैं भाई के साथ, दीदी के साथ, लेकिन कभी उन्होंने ऐसे सीरियस क्रिकेट नहीं खेला है। अच्छा। सोचा भी नहीं होगा क्या। ओके, दिल्ली के गलियों में खेला है आपने भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरा एक, हमारा एक ये था, जो हमारा हम लोग एक गवर्नमेंट का हमारा आईएमए है, जो मौसम विभाग जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग रहते थे। तो वहाँ पे मैंने एक लड़कियों की टीम बनाई थी पूरी, जिसमें हम 6-7 लोग लड़कियां थी, और हमारे साथ ऑब्वियसली जब आपको ज्यादा लंबी टीम करनी होती है, तो हम 1-2 लड़कों को भी बीच में डाल देते थे, लेकिन हम 5 और 6 लड़कियां थी जो हम एज अ टीम खेलती थी। वाह, तो ये टीम आपने खुद ने बनाई थी? ये मैंने खुद ने बनाई थी, और मुझे तब ये भी नहीं पता था कि वुमेन्स इंडियन वुमेन्स टीम भी है या नहीं। ओ वाह, ये अच्छा। बहुत पहले की बात है, जब मैं 5th या 6th क्लास में पढ़ती थी तब। अच्छा। मतलब हम बहुत छोटी छोटी लड़कियां होती थी, और हम एक गैंग बन के चलते थे, तो हमारी एक टीम होती थी, और हमारी टीम में 2 लड़के होते थे, एक लड़का होता था, वो हमारा मतलब ऑर्गेनाइजर होता था, वो दूसरे कंपाउंड के साथ जाके मैच फिक्स करके आता था, उसका ये काम होता था। अच्छा अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज होता है ना चाइल्डहुड जर्नी में, जब आप एक सोसाइटी से दूसरी बहुत सोसाइटी ज्यादा में बहुत ज्यादा। मैचेस खेलते हो। इवन कई सोसाइटीज तो मना कर देती थी कि नहीं, इनकी टीम में लड़कियां हैं, हम नहीं खेलेंगे इनके साथ। तो अच्छा। शायद इनको हारने से ज्यादा डर लगता था, ये नहीं लगता था कि लड़कियां हैं या नहीं है, हाँ, क्योंकि लंबे हिट मारने का शौक मुझे तब से ही था। तो जैसे अगर मैं बैटिंग कर, और मैं मोस्टली जैसे मैं शॉर्ट स्कर्ट में रहती थी, तो वो कहते थे नहीं नहीं, स्कर्ट में नहीं खेलना है, लड़कियों के साथ नहीं खेलना है। तो उस टाइम पे भी काफी समझाना पड़ता। खैर अब सिचुएशन काफी चेंज है। राइट राइट राइट। और एक एडवांटेज एक और होती थी कि सारे जैसे एक ही कंपाउंड में है, तो एक ही डिपार्टमेंट में, जैसे फादर के साथ ही काम करते थे, तो एक फैमिली जैसा माहौल होता था। पर ये है कि ऑब्वियसली काफी स्ट्रगल है। जैसे मैं कभी अगर किसी टूर्नामेंट के लिए बाहर गई हूँ, रात को लेट आई हूँ, तो मैं देख रही हूँ मेरी मम्मी रोड पे टहल रही है कि अभी तक आई नहीं है, कहाँ है। फादर भी टहल रहे हैं साथ में कि वेट हो रहा है, ये लड़की अभी तक है कहाँ, क्योंकि 7th-8th क्लास में काफी यंग एज में बसेस से, डीटीसी बसेस से इधर उधर जाना, तो ऑब्वियसली टेंशन तो होती होगी उनको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये सब चल रहा था, आप यहाँ पे गलियों में खेल रहे थे क्रिकेट, और यहाँ से फिर आप सुनीता मैम के पास गए, और वहाँ पे फिर प्रोफेशनल क्रिकेट का ट्रेनिंग शुरू हो गया। फर्स्ट तो जब इनिशियली जब 2-3 दिन तो मैं सिर्फ ग्राउंड पे जाती थी। मैम क्योंकि बॉयज होते थे, तो बॉयज मैम क्या करते थे कि हाँ, लड़कियों को फर्स्ट बैटिंग देना, फर्स्ट बॉलिंग देना, लेकिन जब ग्रुप में नेट करते हैं तो ऑब्वियसली मैम इधर उधर होते थे। तो सिर्फ 2-3 दिन तो मैं ऐसे ही खड़ी रही कि अभी बॉलिंग का चांस आएगा, अभी बैटिंग का चांस आएगा। तो काफी बोरिंग था, क्योंकि बीइंग मतलब
आप जब अच्छा लेवल, मैं ऑलरेडी करेक्ट। स्टेट कैप्टन थी, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंस मिलता था कि मैं राइट। जब वॉलीबॉल खेलती, मुझे लगता था कि मैं इम्पोर्टेंट प्लेयर हूँ टीम की, और वहाँ जाके सिर्फ ऐसे खड़ी हूँ तो मुझे काफी बोरिंग लगता था। मैं सोचती थी यार क्रिकेट सही में बहुत बोरिंग गेम है, और जैसे हम फील्डिंग भी कर रहे हैं तो एक पूरा ग्रुप फील्डिंग कर रहा है, तो काफी देर के बाद फील्डिंग के लिए बारी आ रही है, हाँ। नंबर आ रहा है, तो हाँ। काफी बोरिंग लगता था इनिशियली। पर ये था कि जैसे इनिशियल मैंने स्पिन बॉलिंग स्टार्ट किया, ऑफ स्पिनर। मैंने ओके। पहला नेशनल पे अपना, तो मैंने एज ऑफ स्पिनर खेला था। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये भी एक स्टोरी है कि नॉर्मली जैसे बॉयज के साथ हम मैच खेल रहे थे, तो उसमें उस मैच में सिर्फ ये था कि आपको सिर्फ मीडियम पेस बॉलिंग करनी है, स्पिनर्स नहीं है, और सिर्फ ऑफ साइड पे खेलना है और मीडियम पेस बॉलिंग करनी है। तो मैंने एक मतलब ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल से मतलब मुझे एक ओवर दिया। हाँ। तो लड़का लेफ्ट की बैटिंग कर रहा था, उसने बोला कि अरे कोई नहीं, लड़की बॉलिंग करने आ रही है, तो उसने अपना हेलमेट निकाल दिया। ओह। मेरे को बिना हेलमेट करने लगा, और वो पता नहीं कैसे वो बॉल राइज हुआ हाँ। हाँ। और उसके नाक पे इधर लगा, और उसके नाक की हड्डी टूट गई। ओके। तो उसके बाद मैम ने मेरे को बोला कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉल में काफी नहीं था, तुम्हें मीडियम पेस ही स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने उसके बाद से मीडियम पेस स्टार्ट किया, और उसके बाद भी मैं इंडिया भी खेलने के बाद जब मैं वापस भी आई ना मैम के घर पे, तो वो लड़का मुझे हमेशा बोलते था तेरी वजह से मेरा नाक टूट गया। और उसका क्रिकेट करियर भी। पता नहीं उसके बाद उसका क्या हुआ, मुझे नहीं पता। तो ये मोमेंट हुआ यहाँ पे, आप धीरे धीरे वो क्रिकेट सीख रहे थे सुनीता मैम के अंडर। आपने सबसे पहला नेशनल टूर्नामेंट कब खेला, या वो टाइम पे दिल्ली अंडर 19 सीनियर्स 23 ऐसी होती थी? नहीं, पहले मैंने सीनियर टीम में खेला एज मीडियम पेसर, न्यू बॉल बॉलर। तो उसमें हम लोग को, मुझे मतलब काफी टाइम पहले की बात है, मुझे इतना याद भी नहीं कि उसके साथ फर्स्ट मैच खेला, लेकिन मुझे ये याद है कि हम लोग इंडियन रेलवेज के साथ मैच खेल रहे थे, और इंडियन रेलवेज में बहुत स्टार टीम थी इस टाइम पे। 11 में से 10 लोग ऐसे हैं जो इंडिया के लिए करंट में खेल रहे हैं। करेक्ट। तो मिताली उनकी ओपनर थी, तो मैं सीरियसली, मुझे क्योंकि मैंने अभी शिफ्ट किया था, मुझे इतना नहीं पता था कि क्या है। तो सब लोग मेरे को दिल्ली वाले, आज तुझे मिताली की विकेट लेनी थी, आज तुझे मिताली की थाली बजा दी। अच्छा ठीक है, मुझे सीरियसली नहीं पता था कि वो वाइस कैप्टन है इंडियन टीम। तो हम लोग फर्स्ट बैटिंग किए, तो मतलब रेलवे की टीम है, तो हम लोग 60 ऑल आउट हो गए। उसके बाद 60 ऑल आउट, 60 ऑल। उसके बाद रेलवे की जब बैटिंग आई, तो ऑब्वियसली 60 रन में क्या हुआ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मिताली मेरी फर्स्ट बॉल पे आउट हो गई। और मुझे जब वो आउट हो गई, तो मुझे पता चला कि वो इंडियन टीम की वाइस कैप्टन है। तो मुझे ऐसे मैं उसी में से मतलब एकदम हाई हेड के साथ चौड़े में चल रहे थे आप। मैंने आज वाइस कप्तान को आउट किया इंडियन टीम के। Okay. कौन सा ईयर था ये मैम? 2000 और 2001 शायद। अच्छा। उसके बाद उसके बाद जूनियर अंडर 19 हुआ, जिससे मैं खेलने गई थी। तो वहाँ पर मतलब वो दिल्ली में ही नेशनल हो रहा था, तो वहाँ पर एक बात हम लोगों को बहुत सुनने में आ रही थी कि अगर हम जूनियर नेशनल में अच्छा करेंगे, तो जूनियर नेशनल के 2 बैट्समैन और 2 बॉलर से सीधा इंडियन टीम में, इंडियन कैंप में डाला जाएगा। तो वो जो परफॉर्मेंस थी अंडर 19 नेशनल में, मतलब बहुत अच्छी थी। दिल्ली टीम फाइनल खेली और मैंने काफी रन भी किए, काफी विकेटें भी निकाली। तो उसके बाद मेरे को इंडियन कैंप में डाला। तो आपका ये नेशनल आपका टूर्नामेंट हुआ, आपने जो भी बताया, इसके बाद कोई मेमोरेबल मैच आपको याद है दिल्ली के लिए जब आप खेल रहे थे, कोई डोमेस्टिक जर्नी में, कोई डोमेस्टिक करियर में? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने दिल्ली से मैंने 12 साल क्रिकेट नहीं खेला, बिकॉज आई शिफ्टेड टू रेलवेज। मैंने रेलवेज का जॉब लिया, और रेलवेज से फिर मैंने अपना सारा डोमेस्टिक खेला। तो सिर्फ लास्ट सीजन है जो मैंने दिल्ली के लिए खेला, अदरवाइज और मिताली के साथ ही खेला। फिर तो मैं और मितू एक ही टीम में खेलते थे। करेक्ट। और वहीं पे फिर आपकी वो थोड़ी बॉन्डिंग एक्स्ट्रा हो गई, थोड़ी बॉन्डिंग आपकी बड़ी मिताली मैम के साथ, और फिर धीरे धीरे आपके प्रैंक वाले जो हैं वो थोड़े और स्टोरीज। नहीं, इवन जैसे जो अंडर 19 कैंप के बाद जब इंडियन टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मतलब
बीइंग अ न्यू कमर, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि टीम में बहुत सीनियर प्लेयर है। मतलब उस टाइम पे अंजुम थे, अंजुरी थे, हेमलता काला, सभी लोग काफी सीनियर थे। तो मे भी मेरा नेचर ऐसा था, मैं बहुत आराम से सबसे घुल मिल जाती थी। तो सब लोग यही बात करते थे कि ऐसा लगता है कि हम लोग डेब्यूटेंट है और ये काफी टाइम से इंडियन टीम में खेल रही है। अच्छा अच्छा, मतलब आप एकदम आउटगोइंग थे, आउटस्पोकन थे और हमेशा हाँ हाँ हाँ, इजीली जेल हो जाते थे लोगों के साथ। बहुत इजीली। ओके ओके, दिल्ली वालों में एक बहुत अच्छा ट्रेट होता है ना कि बहुत इजीली मिंगल हो जाते हैं किसी भी लोगों के साथ। नहीं, सभी सभी लोग ऐसे नहीं, सभी लोग नहीं, जैसे बहुत अंजुरी थे वो कम बात करते थे। हाँ तो इनिशियली मेरी उनके साथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि वो बहुत कम बात करते थे और मैं बहुत ज्यादा बात करती थी। तो मतलब ये होता था कि वो टीम में काफी लोगों से नहीं बात करते, तो मैं चपड़ चपड़ लगी रहती थी। तो हमारी ट्रेनिंग काफी अच्छी थी। तो उसके बाद मितू जैसे कम बात करती थी और मैं ज्यादा बात करती, तो एक रैपो अच्छा बन जाता था। राइट, कोई तो चाहिए जो सुने भी। हम तो बोल देंगे कोई सुने सुने। भी सीरियसली। ओके ओके, तो 97 एक तो जो हमारा वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ था जो इंडिया में था, इसके बाद 2000 मुझे बिल्कुल उसके बारे में नहीं, मैं उसके बारे में इवन आपको हाँ मैं 2000 मैं 2000 की बात बताती हूँ एक हाँ, बारी। हाँ, 2000 में जैसे मैंने बताया, मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रैक्टिस। तो जो इंडियन टीम की न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, तो इनका स्टे 2-3 दिन का शायद दिल्ली में था। तो हमें कहीं से मतलब सुनीता मैम के पास उनकी बात हुई कि जाने से पहले टीम को प्रैक्टिस गेम खेलना है, तो बॉयज के साथ। तो मैम ने क्या किया कि मेरे को भी बुलाया, तुम भी आना हाँ, और प्रैक्टिस गेम लड़कियों का है। तो मैं यही सोच रही थी कौन सी लड़कियां। जब वो ग्राउंड पे आए तब मुझे पता चला कि इंडियन टीम है जो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है हाँ, और ये मतलब जाने वाले हैं। तो मैंने मैच खेला उसमें। तो एक मेरे को बहुत अच्छा इंसिडेंस याद है। उसमें क्या हुआ, अंजुम चोपड़ा और अंजुदी दोनों बैटिंग कर रहे थे। तो उसके बाद किसी लड़की ने थ्रो मारा, ओवर थ्रो हुआ। तो उसके बाद मेरे पास बॉल आ रही थी, तो अंजुदी कॉल किया अंजुम दी को, आजा आजा लड़की है, 1 रन हो जाएगा। और मैंने उठा के डायरेक्ट मारा, अंजुदी आउट हो गई, रन आउट हो गए उसके। तो और मतलब मैं खुद सोच रही थी 2000 में जब वो टीम जा रही थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2005 वर्ल्ड कप में मैं इसी टीम से खेलने जाऊंगी नेक्स्ट वर्ल्ड कप। राइट राइट राइट, को आइडिया नहीं था कि ये जो टीम है मेरे सामने जो खड़ी है ये इंडियन टीम है। हाँ मतलब मुझे ग्राउंड पे ही जाके पता चला कि ये इंडियन टीम है जो वर्ल्ड कप खेले जा रही है, जो वर्ल्ड कप खेले जा रही है। ओके ओके, आप क्लियरली एंजॉय कर रहे थे गेम को, बाहर क्या हो रहा है हमको कुछ लेना देना नहीं है। कुछ भी नहीं। ओके ओके, तो 2002 में आपने अपना डेब्यू किया और आपका ओडिया डेब्यू किया, और ये डेब्यू भी आपने इंडिया में नहीं सीधा विदेश जाके किया। पहला टूर आप शायद फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे थे इंडिया का, और वो भी अपना डेब्यू करना है। ये कितना स्पेशल और कितना एक्साइटिंग था, और कोई स्टोरी है इससे रिलेटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई बाहर कभी कोई नहीं गया कहीं पे भी। तो वो तो चलो कोई बात नहीं, पर जैसे मैं और नेत्रा हम दोनों डेब्यूटेंट थे, सुनेत्रा परांजपे थी उसमें। तो हम दोनों को रूम पार्टनर दिया कि दोनों डेब्यूटेंट है, इनको रूम पार्टनर बना दो। तो सडनली हमें नहीं, मेरे को सीरियसली पता था कि समर्स में वहाँ पे दिन बहुत लंबा होता है। तो हम लोग गए यहाँ पे जेट लैग की वजह से बहुत हमें टीम बता दिया कि कल सुबह इतने बजे प्रैक्टिस जाना है, ये करना है, वो करना है। हाँ ठीक है, हम जाके सो गए। तो सडनली रात को 11 बजे हम लोगों की नींद खुली। हम 5 कुछ बजे सोए, 11 बजे नींद खुली। तो मैं और नेत्रा यही सोच रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे भी नहीं चले गए प्रैक्टिस करने। हमें यही नहीं समझ आ रहा था कि अभी हमको सेम डे है, रात के 11 बज रहे और हम सोच रहे कि सुबह के 11 बज रहे। तो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर सडनली हमने डरते डरते नीतू डेविड ने उनको फोन किया, तो क्या हो गया, क्योंकि वो काफी मतलब पुराने थे उस टाइम में। नहीं अभी तो सोना, अभी कल जाना है, आज कहाँ जाना है। अल्टीमेट डांट भी खाने को पड़ी। और तब मुझे समझ मतलब काफी चीजें थी वो बिल्कुल नई चीजें थी। और आयरलैंड के अगेंस्ट आप ये जब फर्स्ट मैच खेलने उतरे उस दिन, आपका डेब्यू करना है, तो आप बॉलिंग डिपार्टमेंट से हो, तो वो एक रहता है हमेशा एक टेंशन कि अरे पहला विकेट कब मिलेगा, या फिर आप फ्री थे कि हाँ जब आए तब आए?
मैं ऐसे कोई मतलब टेंशन नहीं था कि ठीक है विकेट मिल जाएगा तो ठीक है, इतना कोई टेंशन नहीं था। लेकिन उससे पहले ना एक मैच में इंग्लैंड के साथ मैच था, हाँ तो मैं 12th मैन थी उस मैच में। 12th तो मेरे को फील्डिंग के लिए अंदर बुलाया, तो मैं मिड ऑन पे खड़ी थी, मिड ऑफ पे अंजुम दी थी, तो हाँ अंजुम दी कैप्टन थी उस टाइम पे। तो जब उन्होंने मेरे को बोला ना वेलकम टू द इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा डर लगा कि मैंने कहा कुछ मतलब कुछ डिफरेंट हुआ है अभी। हाँ लेकिन क्योंकि एक लंबा टूर था, 45-48 डेज का टूर था वो, तो शायद टीम के साथ रह रहे के, क्योंकि लास्ट के मैचेस थे जो आयरलैंड वाले मैंने खेले, उससे पहले इंग्लैंड वाले मैचेस मैंने नहीं खेले थे। तो एक लंबा टूर था, तो शायद मैं यूज टू हो गई थी उस माहौल से, और इतना कुछ डिफरेंस नहीं लगा था। ओके तो मुझे फर्स्ट विकेट भी याद है जो जूलन ने कैच पकड़ा गली पे शायद। ओके तो अगर मैं आज भी जूली से बात करती तो मुझसे यही बोलती थी मेरी कैच पकड़ी थी, मुझे तो याद है। ओके ओके। और वहां से फिर आपका ये इंटरनेशनल जर्नी शुरू हुआ। उस दिन आपने पहली विकेट ली, और फिर उसके बाद आपके क्रिकेट करियर में आपने टोटल 108 विकेट लिए हैं। अगर मैं आपको बोलूँ थोड़ा रिवाइंड करो, मेरे को बताओ कि सबसे अच्छा वाला आपको कौन सा लगता है, ये विकेट जो था ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट था ये, या अगर कोई ऐसा एक मैच जो आपको लगता है कि ये जो मैच था वो मेरे करियर का सबसे बेस्ट मैच मेरे एज अ बॉलर जो मेरे करियर का बेस्ट मैच है, एक जो मेरा फर्स्ट वुमेन ऑफ मैच अवार्ड था जो मुझे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मिला था चेन्नई में, क्योंकि बहुत ड्राई विकेट था फर्स्ट टाइम पे। मतलब मुझे जो सीनियर्स और कोचेस ने जो मुझे बोला कि आपको 2 विकेट है, इस विकेट पे कैसे बॉल करके विकेट निकालना है, तो शायद मैंने उस प्लान जो एक प्लान बनाया और उस प्लान के साथ चल के मैंने 3 इम्पोर्टेंट विकेट निकाले और मुझे वुमेन का मैच मिला। तो वो मेरे को एक अच्छा मैच लगता है, क्योंकि जो मैं करना चाह रही थी वो हो रहा था उस मैच में। फिर 2005 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका मैच, उसमें आई गॉट 3 विकेट। तो मतलब एक बहुत ऑब्वियसली वहाँ की कंडीशंस काफी हेल्प कर रही थी मीडियम पेसर्स के लिए, लेकिन फिर भी एक अच्छी उस टाइम पे वो अपने होम सर्व पे खेल रहे थे और अच्छी मतलब अच्छी टीम थी उनकी, तो वो भी। और इवन जो कैरियर बेस्ट है 4 विकेट अगेंस्ट इंग्लैंड, वो भी अच्छा था। और सारे मतलब मैं कहती हूँ ऑल 108 विकेट्स आर वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ओके ओके। बहुत इम्पोर्टेंट। 2005-2009 के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। वो वर्ल्ड कप काफी इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कप आपके जर्नी के पर्सपेक्टिव से भी। और एक आपने टेस्ट मैच खेला था जो आपका डेब्यू टेस्ट मैच था वापी में, और ये था अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2003, राइट। और ये मैच ड्रॉ हो गया था, बट टेस्ट मैच या टेस्ट जर्सी पहनने का आपको पहले से था एक वो एक एक्साइटमेंट कि अरे टेस्ट मैच अलग होता है, क्योंकि मैंने काफी प्लेयर से सुना उनके लिए टेस्ट मैच बहुत स्पेशल होता है। ये था कि फॉर्मेट दोनों खेलना, उस टाइम पे ये लगता है कि चलो वनडे खेल रहे हैं ठीक है, क्योंकि डेज क्रिकेट हम इतना नहीं खेलते थे, तो मेरे को ये लगता था कि नहीं एक और पहला मैच था, तो मुझे लगता है मुझे पहले टेस्ट मैच से ज्यादा जो दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच है वो ज्यादा खेलने में मजा आया। पहले में तो हमें मतलब एक जैसे एक वो बना होता है कि हाँ डेज गेम है, बोरिंग गेम होगा, लंबा चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम ज्यादा डेज क्रिकेट खेलते जाते हैं हमें उतना पता चलता है कि बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत मजा आता है। कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोरिंग है, मतलब आप एकदम से मैच जीत रहे होते हैं फिर एकदम से हारने, अरे अभी तो मैच ड्रॉ हो रहा है, फिर सडनली एक उसमें मोमेंट आएगा तो आपको लगेगा नहीं नहीं अभी तो मैच जीत सकते हैं। तो बहुत अच्छे चेंजेस होते हैं टेस्ट क्रिकेट में। और डेब्यू फ्लैट ट्रैक पे हमने डेब्यू टेस्ट मैच खेला और इतना फ्लैट था वो, गॉड बुरी हालत थी। ओनली स्पिनर्स और बैट्समैन, इंडिया में अगर आप टेस्ट खेल रहे हो तो स्पिनर्स और बैट्समैन। बट उस मैच के बाद मैं और जूली काफी बात कर रही यार, ऐसे विकेट नहीं होने चाहिए, बहुत बेकार विकेट होते हैं। कौन से पिच पे या कौन से स्टेडियम में आपको मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा पिच? उस टाइम पे क्या होता था यार कि इंडिया में हम बड़े स्टेडियम्स में नहीं खेलते थे, सिर्फ ऐसे मैचेस मतलब इंटरनेशनल फिर भी जैसे ईडन में कभी खेल लिया या
गुवाहाटी में कभी खेले, लेकिन मुझे पर्सनल उससे मुझे जैसे जब बीसीसीआई आया उसके बाद हम लोग अहमदाबाद मोटेरा में बहुत क्रिकेट खेला। तो ओके। अहमदाबाद का जो विकेट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली वो फ्लैट ट्रैक होता था, लेकिन वहाँ पे एक बाउंस और एक इनिशियल न्यू बॉल कट मिलता था, तो मुझे वहाँ पे न्यू बॉल बॉलिंग करने में मजा आता था। ग्वालियर का पिच अच्छा लगता था, ग्वालियर स्टेडियम का। और इंग्लैंड इंग्लैंड तो हमेशा से प्रेफरेंस है। राइट। आपका कोई रोल मॉडल हुआ करता था वो टाइम पे, कोई इंस्पिरेशन हुआ करता था? नहीं, ऐसा कोई रोल मॉडल कुछ नहीं था, लेकिन मैं ये था कि हम लोग जैसे स्टेडियम में भी हम प्रैक्टिस करते थे, तो हम सबके एक्शंस कॉपी करने की कोशिश करते थे। इनिशियल पार्ट ऑफ माय बॉलिंग में ना जहीर खान के बॉलिंग एक्शन को बहुत कॉपी करती थी, कैसे वो भाग रहा है, कैसे और वो जंप करते हैं। तो हाँ, पर मतलब ऐसा नहीं था कि फिर मेरे को मोहंती का एक्शन बड़ा अच्छा लगता है, देवाशीष मोहंती, तो मैंने बहुत वो भी ट्राई किया। तो 2002 से 2005 ये जो वर्ल्ड कप का जो सफर था ये काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हुआ। शुभांगी कुलकर्णी मैम ने बहुत सारे मैचेस कंडक्ट करवाए आप लोगों के लिए, काफी सारे सीरीज हुए। आप लोग का एक कैंप भी रखा गया था जहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा फील्डिंग प्रैक्टिस मिला। मैसूर में बेस भी शिफ्ट हुआ था, राइट? 2002 to 2005 हम लोग इतनी रनिंग किए आप स्पेशली जब 2005 वर्ल्ड कप और 2009 वर्ल्ड कप की टीम देखेंगे ना, तो आपको इतनी फिट टीमें लगेंगी, वो इतनी फिट लगेंगी कि मतलब मैं अपने फोटोज खुद देखती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है ये पता नहीं कौन। मतलब मैंने पूरे उसमें इतना कभी वेट प्रोड्यूस नहीं किया जितना मैंने 2009 वर्ल्ड कप और 2005 वर्ल्ड कप में। तो काफी हम लोग बहुत फिटनेस किया, हार्डकोर फिटनेस किया, इतना फिटनेस कि रूम में जाके हम लोग रोते थे, बस करो अब बस हो। मतलब वो एक मूवी का सीन था ना कि आपके नाक के ऊपर मक्खी बैठती है तो कोई कहता है आप इसको उड़ा दे। हमारी कंडीशन भी वही होती थी, यार मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इसको हिला के बहुत बहुत ही रनिंग को मतलब पर उस चीज की इम्पोर्टेंस भी समझ आती थी। एक पूरा एक टूर्नामेंट में एक ही 11 खेल रहा है, कोई इंजरीज नहीं है, कोई फिटनेस इश्यूज नहीं थे, तो अच्छी चीज थी वो एक। और मतलब उस टाइम पे इतना फिटनेस का इम्पोर्टेंस नहीं था, फिर भी हम लोग को उन्होंने समझाया कि फिटनेस करेंगे, एक्टिंग करेंगे तो वो इम्पोर्टेंट है। आपको फिर भी लोग खुद ही करते हैं इतना रनिंग और इतनी फिटनेस। तो आज से 15 साल पहले काफी मतलब स्ट्रेंज था वो हमारे लिए। और ये काफी हेल्प भी किया, ये जो भी आप रनिंग कर रहे थे काफी अच्छा, बहुत ज्यादा इतना रनिंग मेरे को नहीं याद कि मुझे कभी एक दो अगर शोल्डर इंजरी को मेरा छोड़ दिया था, जो डाइविंग के जैसे हुआ था कि मुझे कभी लेग्स में कोई इंजरी हुई या कोई और मेजर इंजरी हुई। ओके नहीं, इतने लंबे टूर्नामेंट में आप ऑलमोस्ट 2005 में हमने पूरे टूर्नामेंट में हम लोग सेम 11 के साथ खेल रहे थे, तो ये भी एक अचीवमेंट है कि कोई भी इंजर नहीं हुआ पूरे टूर्नामेंट में, और फिटनेस सबकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी थी। और इंडिया स्पेसिफिकली काफी बेहतरीन टूर्नामेंट था 2005। आपने कुछ 14 विकेट्स लिए। मुझको आपका स्टोरी जानना है, मैंने काफी स्टोरी सुनी है 2005 वर्ल्ड कप की। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि अकोमोडेशन प्रॉपर नहीं मिला था इंडियन टीम को जब वो साउथ अफ्रीका पहुंचे। बीइंग अ जूनियर मैंने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, मतलब मुझे तो समझ भी नहीं आया कि मुझे सीरियसली ये स्टोरी मैंने सुनी, बाद में ही मुझे पता चली कि हम लोगों को जो ठहराया गया था वहाँ पे एसीज को लेके, मतलब दूसरी टीम एसी वाली डॉर्मेट्री में रुके थे और हम बिना एसी डॉर्मेट्री में रुके थे, तो मुझे नहीं पता सीरियसली बोलूं। और थोड़े दिन के बाद, एक दो दिन के बाद हम लोगों को उन्होंने बड़े बड़े फैन ला के दे दिया कि, लेकिन ये था कि हम लोग जब इंडिया से हम लोग गए थे तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि फाइनल खेलना है इस बार, और मतलब एक अच्छी टीम थी हमारे पास, अच्छे बैट्समैन थे, अच्छे बॉलर्स थे, ऑलराउंडर्स काफी अच्छे थे, तो हमें ये था। और हम लोग सीरियसली प्रेयर भी ये करते थे, भगवान फाइनल तक पहुंचा दे, बाकी हम देख लेंगे। तो हम, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर हमने बात की हो तो हमने कभी ऐसा बोला हो कि हमें नहीं खेलना या हम हार सकते। हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम फाइनल पे पहुंचेंगे, फाइनल खेलेंगे के लिए। हमें ये था कि एक और
इम्पोर्टेंट मैच था और आई गॉट 3 विकेट्स और इसमें मतलब मैंने पुराना बॉल के साथ जब मैं सेकंड स्पेल में जब मैं बॉलिंग करने के लिए आ रही थी हाँ, तो मितु लाइक हमें विकेट चाहिए चाहिए, देखा विकेट लेना बहुत जरूरी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है मिताली, मतलब ऑब्वियसली और क्या बोल सकते थे उससे। तो लकीली ऐसा हुआ कि उसने एक बैट्समैन जो थी पुलर आई थिंक आई बिलीव, उसने स्ट्रेट शॉट मारा और एक बड़ा अजीब सा मैंने कॉटन बॉल पकड़ा था तो मतलब एक फिर से लगा कि हाँ ठीक है, जिस रोल के लिए कैप्टन लेके आया उसको मैंने कंप्लीट किया और एक क्रूशियल मोमेंट पे विकेट निकाल के दिया। तो वो मैच भी काफी मतलब मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है अपने कैरियर के लिए क्योंकि एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था इंडिया की दिन में मेरा। अमेजिंग अमेजिंग। तो बॉलिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस पे तो हम काफी बात कर सकते हैं मैम, क्योंकि काफी बार ऐसे क्रूशियल मैचेस पे आपने विकेट दिलाई और इंडिया को जीत मिली है। बट आपने बैटिंग में भी काफी कमाल किया है। दो मोमेंट्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। एक तो मैच था जो राजकोट में था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ये है 2011 की बात शायद, और जो ओडीआई सीरीज था वो शायद 2-2 इक्वल था और ये फाइनल मैच था। हाँ मतलब जो मेरा लेटर पार्ट ऑफ क्रिकेट है जो उसमें मैं एज अ बैटिंग ऑलराउंडर मोस्टली मैचेस में मैंने खेला। तो मुझे सीरियसली मैं बोलूँ, मुझे फर्स्ट हाफ जो मेरा मतलब 2007 और 8 से पहले का जो मैंने क्रिकेट खेला है बेसिकली एज अ प्योर बॉलर खेला है और मेरे कोचेस मेरे सीनियर प्लेयर्स हमेशा मुझे बोलते थे कि बैटिंग एबिलिटी है तेरे पास, तुझे अपनी बैटिंग पे काम करना चाहिए। और मैं सीरियसली आई हेट नॉकिंग, मुझे नॉकिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन सुधा मैम हमारे इंडियन टीम के कोच थे तो वो कंपल्सरी सिर्फ वो एक मतलब जो मेरा बैटिंग में मोस्ट ऑफ जो इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ वो सुधा मैम की वजह से, क्योंकि वो हमेशा ये देखती थी कि मैं नॉकिंग जरूर करूँ और मैं बैटिंग नेट्स में जरूर करूँ। तो काफी हद तक मैं उनको क्रेडिट देती हूँ। जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैम की मेरी बैटिंग का क्रेडिट काफी हद तक आपको देता है। तो उसके बाद उस मतलब जो मेरा 2009 के बाद 8 के बाद मैंने काफी बैटिंग को सीरियसली लेनी शुरू। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे 2006 में T20 जब इंट्रोड्यूस हुआ वुमेन्स क्रिकेट में, तो जो मेरा स्टाइल ऑफ बैटिंग है वो काफी हद तक मतलब उस टाइम पे एक अगर आप 100 या 110 की स्ट्राइक रेट से भी खेलते हो तो आप वुमेन्स क्रिकेट में काफी तेज लगता था। तो मेरे को लगता था कि हाँ चलो ये एक गेम है जो काफी हद तक मेरी बैटिंग को सूट करता है। और जब मैंने थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू किया बैटिंग को तो मैं काफी बोलती थी मिट्टू को कि तेरी जगह अगर कोई ले सकता है तो मैं ले सकती। तो मैं बहुत बोलती थी कि मेरी नजर तेरे बैटिंग स्पॉट के ऊपर है। ओके। तो मैंने काफी टाइम उसके बाद मैंने डोमेस्टिक में ओपनिंग T20 में मैं रेलवे के लिए ओपनिंग मैंने शुरू किया। तो मैंने काफी पार्टनरशिप मिट्टू के साथ किए, जैसे वो वन डाउन आती थी तो 1-2 सीजन मैंने काफी रन्स भी किए डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। उसके बाद मेरे को इंटरनेशनल भी मैंने 1-2 सीरीज में इवन श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप में मैंने बैटिंग ओपन किया है। ऑल्दो इंटरनेशनली इतना बैटिंग स्टाइल नहीं चला, लेकिन ठीक है डोमेस्टिक में मैंने काफी रन किया और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने कुछ क्रूशियल इनिंग्स खेली जो इंडिया के काम आई। करेक्ट। और उनमें से एक क्रूशियल इनिंग एक ये है कि जब आप वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक मैच था राजकोट में 2011 और यहाँ पे आप नंबर 8 नंबर 9 आप बैटिंग करने आते हो और आपने सबसे हाईएस्ट रन स्कोर किए थे टीम के लिए 47 रन और ये फाइनल मैच भी था और इंडिया ये मैच जीत गया था यहाँ से। एक्चुअली हाँ मेरे को ना हमेशा वो सिचुएशन अच्छी लगती थी जब बहुत टेंशन हो और हमेशा मेरे को लगता था कि सारे बैट्समैन आउट हो गए, उसके बाद वो सिचुएशन में बैटिंग करना बड़ा मजा आता था मुझे। एक तो ऐसा लगता था कि सारा दारोमदार मेरे ऊपर ही है। तो ऐसा उस सेम टूर्नामेंट में एक उससे पहले भी मैंने सेम एक इनिंग खेला था, उसमें भी कुछ 40 कुछ रन किए थे। तो वो उससे पहले हम लोग चैलेंजर ट्रॉफी जो अहमदाबाद में खेले थे तो वहाँ पे भी मैंने काफी रन किए थे और एक सेम सिचुएशन से हमने मैच भी जीते थे चैलेंजर ट्रॉफी में।
तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मेरे में था कि हाँ इस सिचुएशन से मैचेस मतलब एक इनिंग खेल के मैच निकाल सकते हैं। तो obviously काफी उस सिचुएशन में मजा आता था बैटिंग करके। और वो सिचुएशन में अगर आप मतलब ऐसे सिचुएशन में अगर आप मैचेस निकाल लेते हो तो एक तो पूरा क्रेडिट हमको। हाँ सीरियसली उसके बाद एक इंग्लैंड में भी सेम सिचुएशन का मैच था, तो उसमें बहुत बहुत मतलब इतनी ठंड थी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा, और थका ठक तभी मैं बैटिंग ऑलराउंडर एक तरह से मेरे कंसिडर कर सकते थे। मैं 5 डाउन 6 डाउन बैटिंग करने जाती थी। हम्म, तो ओपनर उसके बाद 2-3 लोग और आउट हो गए, तो मेरी बैटिंग आई और मैं हैरी बैटिंग कर रहे थे, हरमन। तो काफी अच्छी मतलब हम लोगों 20-25 रन का कुछ पार्टनरशिप हुआ। तो वो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, हैरी के पास फुल टॉस आया, उसने इतना अच्छा शॉट मारा लेकिन डीप स्क्वायर लेग पे सिर्फ एक फील्डर था उसके हाथ में बॉल। मैंने कहा यार अब तो अगर हरमन भी चलेगी अब तो बैटिंग हो ही नहीं, अब तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करते रहे, फिर मैंने टेलर के साथ पार्टनरशिप बनाना शुरू किया। फिर हमारा लास्ट विकेट था मेरा और गौर सुल्ताना का, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ, हमने कुछ 50 कुछ रन का पार्टनरशिप किया। तो उसमें भी वो 59 रन में भी वो फर्स्ट बॉल से गौर सुल्ताना ये बोल रही थी दीदी अभी मार दूं क्या, दीदी अभी मार दूं क्या, मैं उसको बोल रही रुक जा रुक जा रुक जा, अभी बहुत लंबी इनिंग है, रुक जा रुक जा। तो हम मतलब वो सिचुएशन मुझे हमेशा से सूट करती थी खेलने में। ओके ओके। और ये जो आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करी है 58 रन का, एक 10th विकेट के लिए एक पार्टनरशिप था ये गौर सुल्ताना के साथ। वो टाइम पे ऐसे मैचेस में ऐसा कौन सा ट्रेट, ऐसे कौन सी क्वालिटी है मैम जो बहुत काम आती है? एक तो पेशेंस जैसा आप बोल रहे हो कि वहां पे आपको एक साइड से रोकना था। वहां पे मेरे को ये लगता है कि आपके पास कुछ हारने के लिए नहीं होता। अगर आप आउट हो भी गए तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि टीम मैनेजमेंट कुछ बोलने वाली नहीं है, क्योंकि हमसे पहले भी ऑलरेडी 3-4 लोग आउट हो चुके हैं। तो कुछ हारने के लिए जोक बट लेकिन ऐसा कुछ आपके पास एक आई डोंट नो कि क्या एक कॉन्फिडेंस रहता है कि शायद आप अच्छा करोगे तो आप सबसे एक अलग दिखोगे, और शायद कि और क्रेडिट आपको ऑब्वियसली एक टफ कंडीशन में अगर आपने रन किए हैं और आपने एक हारा हुआ मैच जिताया है तो काफी एक अच्छा पॉजिटिव क्रेडिट आपको टीम देगी और टीम मैनेजमेंट देगी। तो कॉन्फिडेंस आता है उसको वैसे नॉक से। मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए भी पूछा मैम क्योंकि अभी रिसेंटली हमने काफी देखा है कि जहाँ से 6-7 विकेट गिर जाते हैं वहां से इंडियन टीम जो वो बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाती है। आप 2017 की वर्ल्ड कप की बात कर लो, या जो अभी जो हाल ही में 2020 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी वही हुआ कि इनिशियल कुछ विकेट्स गिरे और वहां से टीम इंडिया कोलैप्स कर जाती है। मुझे 2017 जो हम लोग मैच जो हारे हैं फाइनल, तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें लगा था कि शायद एक जो प्लेयर्स थे वहाँ पर जो जिनको स्टार्ट मिल रहा था उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे मैचेस में आपको एक आप दूसरे पे डिपेंड होके ना खुद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जैसे कि तभी आप मतलब एक स्टैंड आउट क्रिकेटर या एज अ स्टैंड आउट बैट्समैन आप निकल के आओगे जब आप ऐसी करंट सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो वहाँ पर मुझे बाकी इस बार तो चलो एक पूरा बैटिंग फेलियर था, लेकिन जो 17 वाला वर्ल्ड कप था तो बैट्समैन को वहाँ पे स्टार्ट मिला है, लेकिन somehow वो अपना विकेट खुद ही थ्रो करते थे। तो आई थिंक वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। आपका जो मैम लास्ट इंटरनेशनल मैच था 2014 विशाखापट्टनम श्रीलंका अगेंस्ट श्रीलंका, ये मैच आप खेल रहे थे और आपने पहले से दिमाग में बना लिया था कि ये मेरा लास्ट मैच होने वाला है, या फिर उसके बाद से आपने फिर वो डिसाइड किया? नहीं, ऐसा नहीं था कि लास्ट मैच होने वाला, लेकिन उस सीरीज में मुझे बोला गया था कि आपको एज अ बैट्समैन हम लोग टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको बैटिंग करनी है मिडिल ऑर्डर। अच्छा। और जब हम लोग मैच खेल रहे थे तो शायद वो लास्ट मैच था हमारा और मेरे को बैटिंग उसी मैच में मिला। तो अच्छी एक पार्टनर मितू ऑलरेडी दूसरे एंड पे खेल रही थी, तो 2 विकेट हमारे जल्दी जल्दी गिरे। उसके बाद एक पार्टनरशिप हुआ मेरा मितू का, तो आई गॉट
मतलब मैं 17 और 18 पे थी, तो हम लोगों का 25 या 30 रन का पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद मैंने एक स्वीप शॉट, मेरे को शॉट आज भी याद है, मैंने स्वीप शॉट खेला और वो बॉल जो था वो मिड विकेट पे खड़ा हो गया। तो जितनी देर वो एयर में था ना बॉल, तो मैं यही सोच रही थी कि ये शायद लास्ट लास्ट चांस होगा, तो इसके बाद अब सेकंड चांस नहीं मिलेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं उस मैच में लगा था, उस शॉट के बाद। ओह अच्छा, ओके ओके। और फिर ये जो लास्ट इंटरनेशनल मैच आपने खेला, इसके बाद फिर आपने फिर काफी देर बाद ही क्रिकेट में कमबैक किया? उसके बाद मैंने एक सीजन डोमेस्टिक खेला। उसके बाद जैसे T20 के लिए टीम सेलेक्ट हुआ वर्ल्ड कप के लिए, बांग्लादेश वर्ल्ड कप। तो उसमें प्रोबेबल्स में मेरा नाम था, लेकिन टीम ने फिर नहीं नाम दिया। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी लाइफ में कुछ डिफरेंट जाए। then I got married. ओके। तो उससे पहले शायद कभी इतना टाइम नहीं मिला अपने बारे में सोचने के लिए। क्रिकेट में पूरा जिंदगी खेलते हैं, तो अच्छा। तब मेरे को लगा मैं अब शायद मूव ऑन होने का टाइम है, और ओके। दूसरे एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए लाइफ में। तो then I got married, फिर उसके बाद बेटा हुआ। फिर उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया कि मैं कम बैक करूँ। ओके ओके। लाइफ में हर चीज ट्राई करनी चाहिए। अच्छा। मुझे ये था कि मुझे थोड़ा ये लगता है कि जैसे आप पूछ रहे हैं कि लास्ट मैच आप पहले से डिसाइड किए थे, ऐसा नहीं था। बस मुझे उस शॉट पे मुझे कहीं लगा कि नहीं, ये शायद अब यहाँ पे एंड हो सकता है। ओके, आई एम श्योर वो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा उसके बाद से क्रिकेट मतलब कंप्लीटली छोड़ना और फिर एक नया फेज पे जाना। बट वो भी एक अलग सरप्राइज होता है, वो भी एक अलग फन होता है, राइट? जब आप कोई नया चीज ट्राई करते हैं। इसीलिए शायद मैंने क्रिकेट को इतना ज्यादा मिस नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद फिर हम एक नई लोकेलिटी में, नई फैमिली में शिफ्ट होते हैं। उसके बाद बेटा हो गया, तो काफी टाइम उसके साथ बिजी रहा। तो अब जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ है, तो अब मैं दोबारा से कोचिंग पार्ट पे मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आप मिस करते हो क्रिकेट खेलना। जब आप इतना 20 साल आपने क्रिकेट को दिए हैं और सडनली आप क्रिकेट से दूर होते हो, आप मिस करते हो। लेकिन शायद वुमेन्स क्रिकेट को इतना मिस नहीं किया, क्योंकि इतना वुमेन्स क्रिकेट देखा टीवी पे और एक अच्छी चीज है, तो इतना मिस नहीं किया। 2018 में मैम आपने इंटर रेलवेज का एक जो टूर्नामेंट था उसमें आपने कमबैक किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, डिपार्टमेंटल मैचेस होते हैं। उससे पहले भी मैं 2017 में मैंने मेरा बेटा 1 साल का था, तो मैं दो साल के गैप के बाद मैंने खेलना स्टार्ट किया। मतलब हमारी टीम नहीं पूरी थी डिपार्टमेंट की वजह से कि चलो आप भी। और तो मैंने काफी प्रैक्टिस किया, कुछ वेट भी रिड्यूस किया थोड़ा, और मुझे लगा कि मैं काफी हद तक मैं शेप में आ गई हूँ और मैं अच्छा कर लूंगी। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे गई और मैंने फर्स्ट बॉल, मतलब ये मैच में नहीं है, प्रैक्टिस का बता रही हूँ, मैच में जब मैंने फर्स्ट बॉल को खेला, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो 2000 से पहले मैंने स्टार्ट किया है, सेम चीज पे हूँ। मतलब मुझे बॉल सीरियसली समझ नहीं आया और वो सीधा जाके विकेट पे लगा। फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब कमबैक करना बहुत मुश्किल है, कमबैक नहीं होगा। वहां से फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2018 में हम लोग सेम टूर्नामेंट के लिए बॉम्बे गए। वहां पर जैसे उन्होंने बोला, मेरी टीम ने यही बात की कि नहीं, आप ऐसा कीजिए, ओपन कीजिए, बैटिंग ओपन करो, क्योंकि मिडिल ओवर्स में तो बहुत भागना पड़ेगा, तो उतना फिटनेस नहीं है तुम्हारा, आप ओपन करो। मैंने कहा ठीक है, चलो ओपन है। तो मुझे याद है वो मैच में 50 ओवर गेम था और मैं 29 या 30th ओवर में मैं आउट हुई और मैं कुछ 110 मैंने स्कोर किया, 100 समथिंग स्कोर किया। और मैं 30 ओवर पहले ही उसको खत्म करके आ गई थी। मतलब अभी अगर मुझे लगता है कि मैं पूरे 50 ओवर्स खेलती तो शायद डबल 100 कर देती। तो 50 ओवर खेलना बहुत मुश्किल था, बिल्कुल नहीं थी। ओके, बट अचानक से आपने कमबैक किया और फिर आप वहाँ पे 110 स्कोर करते हो, एक अलग प्राउड फीलिंग आ रहेगा ना? और कहीं ना कहीं एक दिमाग में था कि यार काफी पहले छोड़ दिया क्रिकेट। नहीं, उस दिन मुझे लगा कि अरे यार अभी तो खेलना चाहिए था।
तो उस दिन थोड़ा लगा, पर ये था कि हाँ एक प्राउड फीलिंग हो रही थी। और जैसे जो 2 साल का गैप बीच में आया, जो नए लोग जो रेलवे ज्वाइन किए थे, जैसे हमारी टीम में भी सुषमा वर्मा, स्नेहा राणा, इन लोगों ने ज्वाइन किया था। तो मेरे को 17 में मेरे को काफी बुरा लगा कि जैसे नए बच्चे आए हैं और उनको वो क्या सोच रहे होंगे, कि उनको ये लग रहा होगा कि शायद सिर्फ नाम पर खेलने आ गए हैं। तो 18 में जब वो स्कोर किया तो एक फीलिंग आया, नहीं कि नहीं अभी कुछ है, और हम लोग मतलब जस्टिफाई कर सकती हूँ मैं अपने नाम को कि हाँ सिर्फ नाम पे नहीं, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ कर सकती हूँ। और शायद एक ये भी मेरे को लगा कि शायद जो नए बच्चे हैं उनको पता चलेगा अमिता शर्मा कौन है। एक प्राउड फीलिंग तो आ रही थी। और सेम आपके और मतलब सामने वाली जो टीम में निरंजना बॉलिंग कर रही थी, तो उस टाइम पे वो इंडियन टीम के लिए खेल रही थी, तो उसको भी मैंने काफी अच्छे शॉट खेले। तो लग रहा था कि यार चलो करंट बॉलर को तो मार ही दिया इस बार। और फिर सबको लग गया होगा कि नहीं, ओल्ड इज गोल्ड अभी भी। एमिली इज देयर। ओके, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और रिग्रेट यही है कि देखा नहीं आपको खेलते हुए, आपको बॉलिंग डालते हुए। बट व्हाट नेक्स्ट मैम? अभी आपको क्या भी क्रिकेट कोचिंग में, आर यू प्लानिंग टू मेक अ कमबैक, कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्लान नाउ? सेकंड इनिंग का क्या आइडिया है? अभी सेकंड इनिंग, अभी तो कोचिंग मैंने स्टार्ट किया है 1-2 साल। लेवल 1 मैंने किया है, प्लानिंग है लेवल 2 करूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ अगर नॉलेज भी होगी तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि सिर्फ एक्सपीरियंस से मैं कोचिंग नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि कुछ जो माइनर बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो मेरे को शायद मिसिंग हुए, वो अपनी नॉलेज के थ्रू मैं गेन करके मैं बच्चों को या लड़कियों को बता सकूं। तो कोचिंग है दिमाग में, लेट्स सी क्या होता है। अभी मैंने 1-2 जोनल कैंप भी किए हैं। एक कॉमनवेल्थ का भी हमारा एक कैंप था, सारे कॉमनवेल्थ कंट्री से लड़कियां आई थी, जिनके साथ मैंने एज अ बॉलिंग कोच काम किया। तो इंटरेस्ट आ रहा है कोचिंग में, अच्छा लग रहा है, लेट्स सी क्या होता है आगे। ओके, और आप आपके बेटे को पता है आपके रिकॉर्ड्स के बारे में कि वो धीरे धीरे डिस्कवर करेगा आगे? नहीं, अभी अभी बहुत छोटा है, अभी वो सिर्फ 4 साल का है। तो मैं उसके साथ कभी कभी जैसे उसके पास एक प्लास्टिक का बैट है, मैं खेलती हूँ उसके साथ, तो वो बोलता है मम्मा आप बहुत अच्छा शॉट मारते हो, मम्मा आप बहुत अच्छा बॉलिंग करते हो। तो अभी उसको इतना नहीं पता है, लेकिन मैं कुछ अभी रिसेंटली कुछ अपने पेपर्स ढूंढ रही थी किसी काम के लिए, तो मेरे 1-2 कटिंग्स मेरे हाथ में आए, तो वो उनको देख के कहता मम्मा आपकी फोटो है, ये आप हो, मम्मा ये आपकी फोटो है, ये आप हो। तो अभी उतना नहीं पता है, लेकिन मेरी टाइम के साथ, क्योंकि पता तो चलेगा इससे। जब बड़ा होगा तब पता चलेगा कि अरे मम्मा ने क्या क्या किया है। जैसे और भी जैसे मेरी नीज है, वो अब उसको थोड़ी नॉलेज हो गई है, तो बोलती है बुआ आप, ये आपकी फ्रेंड है, जुनून आपकी फ्रेंड है, मिताली आपकी फ्रेंड है। तो उसको लगता है कि मतलब जब मैं खेल रही थी वो काफी छोटी थी, अब वो बड़ी हुई है, तो फिर मैंने छोड़ दिया क्रिकेट। तो इतना नहीं उसको पता था, धीरे धीरे अब उसको समझ आ रही है। वैसे ही मेरे बेटे को धीरे धीरे समझ आई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक चीज जो मैम आज आप मिस करते हैं इंडियन वुमेन्स टीम से? मैं टच में रहती हूँ काफी लोगों के साथ, जो मेरे साथ ऑब्वियसली मेरे साथ जो खेले हैं उनके साथ तो मैं तकरीबन सभी लोगों के साथ टच में हूँ। लेकिन मुझे ट्रैवलिंग ऑब्वियसली मिस करती हूँ, क्योंकि इतना ट्रैवल नहीं किया। जब अभी कोचिंग असाइनमेंट्स लेने शुरू किए, अभी दिल्ली के साथ में गई थी, तो काफी अच्छा लग रहा था। ट्रैवलिंग मिस करती हूँ, और ऑब्वियसली क्रिकेट खेलना तो मिस करेंगे, वो तो सबसे अच्छी। बॉलिंग करना बहुत मिस करती हूँ, बैटिंग तो फिर भी खड़े होके हो जाती है, लेकिन वो रनअप लेके बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है। बट आज भी जो डोमेस्टिक लेवल पे जो मैचेस हैं या जो डोमेस्टिक कुछ टीम्स हैं जो अभी नहीं आई हैं, परफॉर्मेंस पे स्टिल लैक करती हैं काफी जगह पे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज योर फीडबैक, इज योर सजेशन कि क्या किया जाए ताकि उनका क्रिकेट भी इम्प्रूव हो जाए? हाँ, ये चीज है कि जो नई टीम्स है, मतलब ऑब्वियसली रेलवे, क्योंकि वो सारे अच्छे प्लेयर्स को अपने पास रखते हैं, इसलिए एक अच्छी टीम है।
लेकिन बाकी भी टीम्स में जैसे कई टीम्स है उनके जो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जो कुछ अच्छी टीम है, जैसे अगर हमारे पास टॉप की 8 टीमें हैं तो उनका प्लेइंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा है, मतलब वो अच्छा खेलते हैं। लेकिन जो हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ टीम्स हैं उनका उतना उनको नॉलेज उतना ज्यादा नहीं है। एकदम से वो बड़ी टीम के साथ जब मैचेस खेलते हैं तो सरेंडर कर देते हैं। तो आई थिंक एक उसी तरह करना चाहिए जैसे बीसीसीआई ऑब्वियसली वो कर भी रहा है कि ग्रुप्स के हिसाब से मैचेस करते हैं कि प्लेट और एलिट ग्रुप के जो मैचेस हैं फिर वहां से टीमें ऊपर आती हैं। तो उसी तरह के मैचेस होने चाहिए कि ग्रुप जैसे आपको 10 अच्छी टीमें एक तरफ खेलनी चाहिए, उसके बाद ग्रुप बी और ग्रुप सी में मैचेस होने चाहिए। और दूसरी चीज मेरे को लगता है कि वुमेन्स क्रिकेट में डेज क्रिकेट भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी भी क्रिकेट के लिए मुझे लगता है कि डेज क्रिकेट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ T20 और वनडे खेल रहे हैं तो आप, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको T20 में 4 ओवर बॉलिंग करनी है तो आपको प्रैक्टिस भी आप सिर्फ 4 ओवर्स की करोगे, नहीं। आपको प्रैक्टिस उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा जितना आप डेज क्रिकेट के लिए देते हो या वनडे क्रिकेट के लिए देते हो। तो आई थिंक डोमेस्टिक सर्किट उसमें वुमेन्स क्रिकेट भी डेज का फॉर्मेट स्टार्ट होना चाहिए उसके लिए। और जूनियर लेवल पे भी लड़कियों के मैचेस होने बहुत जरूरी है। तो वैसे बीसीसीआई काफी हद तक बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे अब IPL में भी पहले कह रहे थे नहीं मैचेस होंगे, लेकिन फिर मैचेस आई थिंक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है, काफी काम हो रहा है। और अब काफी अवेयरनेस भी है, पेरेंट्स भी चाहते हैं हमारे बच्चे क्रिकेट खेले, लड़कियां क्रिकेट खेलें, तो अवेयरनेस भी है और अच्छा काम भी हो रहा है। तो आई थिंक फ्यूचर काफी ब्राइट है वुमेन्स क्रिकेट का इंडिया में। और जब भी इंडियन वुमेन्स टीम का नाम लिया जाएगा, जब भी हम प्रोग्रेस की बात करेंगे, वो ट्रांजिशन की बात करेंगे, आई एम श्योर लोग आपको बिल्कुल याद करेंगे क्योंकि आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया है मैम। 5 टेस्ट मैच, 111 ODIs, 41 T20s आपने कुल आपके क्रिकेट करियर में खेले, कुछ 12-13 साल के क्रिकेट करियर में। 2005, 2009, 2013 ये 3 वर्ल्ड कप आपने खेले हैं। ये तीनों में से कौन सा वर्ल्ड कप आपके लिए आपसे बहुत क्लोज है या बहुत क्लोज टू हार्ट है? 2005 ओके, और इट्स अ टाई बिटवीन 2005 एंड 9, क्योंकि 9 में बीइंग अ ऑलराउंडर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। 2005 में बीइंग अ बॉलर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और 9 वर्ल्ड कप के बाद आई गॉट सेलेक्टेड फॉर जो वर्ल्ड 11 का टीम बना उसका, तो मैं, मिथाली और प्रियंका रॉय, हम 3 जन सेलेक्ट हुए उसके लिए। तो मतलब वो अच्छी 2005 और 9 दोनों के बीच में टाई है। क्योंकि एक अलग तरह का, मतलब मेरा एक बीइंग 2005 जो वर्ल्ड कप था, बीइंग अ जूनियर प्लेयर, टीम में सबसे छोटे थे आप, वन ऑफ द यंगेस्ट। और 2009 में आप सीनियर प्लेयर हो, टीम के वाइस कैप्टन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 2013 भी होम साइड पे खेल रहे थे, प्रेशर था, तो वो भी वर्ल्ड कप खेलना वैसे भी इम्पोर्टेंट होता, लेकिन रिजल्ट वाइज आप उसको कह सकते हैं कि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था जैसा हमने सोचा था। तो इट्स अ टाई बिटवीन 2005 एंड 9। ओके, वुमेन्स का टेस्ट लास्ट जो हमने खेला था वो 6 साल पहले 2014 में खेला था। उसके बाद से अब वो फॉर्मेट जैसे गायब सा हो गया है, खाली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन वुमेन्स टेस्ट मैचेस? क्या वो और होने चाहिए? मैं, अगर हम मेंस क्रिकेट में अगर हम डेज फॉर्मेट खेल रहे हैं तो मुझे लगता है वुमेन्स में भी होना चाहिए। बेशक आप ज्यादा नंबर नहीं खेलें, लेकिन आपको सीजन में 2 से 4 टेस्ट मैच को खेलने चाहिए। और क्रिकेट का फॉर्मेट है, एक अच्छा फॉर्मेट है। जब हम वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं, T20 इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आई थिंक एक और फॉर्मेट हम प्लेयरों को दे सकते हैं। और अच्छा गेम है, होना चाहिए फॉर्मेट। तो टेस्ट मैच की एक स्टोरी बताती हूँ। हाँ जी। टेस्ट मैच हम लोग इंग्लैंड में खेलते थे। हाँ। तो मतलब मुझे क्यों इसमें मजा आता है, क्योंकि वो मैच जब हम
2.5 डेज के बाद हम उस मैच को खेल रहे थे, तो इंडियन टीम जीत रही थी उसमें। हाँ। फिर जैसे तीसरा दिन खत्म होते होते हमें ऐसा लगा यार अभी तो मैच ड्रॉ होने वाला है। उसके बाद जब हम 4 डे के मॉर्निंग में पहुंचे तो मैच बचाने के लिए खेलना पड़ा हमें। तो इतनी जल्दी सिनेरियो चेंज हो रहा था। तो उसके बाद जब मेरी बैटिंग आ गई, तो बैटिंग में ये था कि 4:30 बजे बारिश होने वाली है, आपको 4:30 बजे तक 1.5 घंटा आपको खेलना है, आपको मैच बचाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और जैसे मैं बैटिंग करने गई तो वो जो इंग्लैंड कैप्टन थी, उसने सारी फील्डर्स को स्लिप में लगा दिया, मतलब सामने एक भी फील्डर नहीं था। तो मेरे साथ रुमेली बैटिंग की थी, मैंने रुमेली को बोला कि यार कैसा बॉल आ रहा है। कुछ भी नहीं, आप आराम से बैटिंग करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मतलब आप ये सोचो उस इनिंग में मैंने 50 नॉट आउट कुछ किया। उसके बाद जिसमें से 11 बाउंड्री से मैं सिर्फ ऐसे हल्का सा पुश कर रही थी और वो कवर से बाउंड्री जा रहा था। तो उस मैच के बाद मैं और रुमेली जब हम ड्रेसिंग रूम में वापस गए, बारिश कुछ नहीं हुआ। जब मैच खत्म हो गया, ड्रॉ हो गया, उसके बाद रात को 8 बजे बारिश भी आई, कुछ हुआ। तो मैं रुमेली यही बात करते हुए जा रहे थे कि जहाँ पे हम कल ये मैच जीत रहे थे, शाम को ड्रॉ होते होते सुबह ये हारने की कंडीशन आ गई थी। इसीलिए मेरे को टेस्ट क्रिकेट में अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत जल्दी चेंज होता है उसमें। और जो उसके चेंजेस होते हैं रिजल्ट के लिए, और जो गेम प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है, उसमें मजा आता है बहुत। करेक्ट। और हमेशा मतलब आपको ऑन टोज रहना है, फिर वो कैप्टन हो, फिर वो फील्डर्स हो, फिर वो कोई भी हो, कि यहाँ से भी पलट सकता है। करेक्ट। एक अच्छी पार्टनरशिप होगी, एक कैच आएगा, उठा लिया, तो उसके साथ 2 विकेट और हैं, और फिर गेम का चेंज होना शुरू, सिनेरियो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अमेजिंग। ओके, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है मैम, देखो अभी मैंने सुना तो है ऐसा, मुझको भी आपसे जानना है कि जो प्रैंक वाले किस्से हैं ये एक्चुअली ट्रू है कि नहीं, और अगर ट्रू है तो एक दो कोई स्टोरी अगर आपने एक्चुअली किसी पे प्रैंक किया और उसको अच्छा लगा हो। प्रैंक ऐसा नहीं करते थे, लेकिन जैसे हम लोग ऑब्वियसली यंग एज में सभी लोग ऐसे होते हैं। जैसे मैं मिताली के साथ बहुत रहती थी, तो हम लोग इंग्लैंड में अगर हम कहीं पे भी कुछ करें, तो एक बार इंग्लैंड में हम लोग ट्राई सीरीज खेले। ट्राई सीरीज और कोर्ट ट्रायंगल टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है उसमें। तो हमारा मैच था न्यूजीलैंड के साथ, तो हम लोग सेम बस में ट्रेवल कर रहे थे। तो इंग्लैंड में आई डोंट नो कि वो क्या है, जो स्टोन्स हैं काफी, वो इम्पोर्टेंट प्लेस है वहाँ का। तो हमें लगा कि पूरी टीम बस में सो रही थी, तो हमें लगा कि ये सो रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं। तभी हमने सडनली देखा कि न्यूजीलैंड के लोग जो थे कैमरा वैमरा लेके नीचे उतर रहे हैं और देखने जा रहे हैं। हमने तो मैं और मिताली क्योंकि बस में बैठ के क्या करने, हम नीचे उतरे, हमने देखा, और हम लिटरली जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थे उनको फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। मूवीज में होता है कि हम उनको पीछे कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद मतलब इतना उसमें हम लोग हंस रहे थे, इतना वो बात कर रहे थे। उस दिन मेरी चप्पल टूट गई, तो चप्पल में एक चप्पल मेरे हाथ में थी, एक चप्पल मिताली के हाथ में थी, और उसके पास कैमरा था। तो मैंने मतलब मेरे पास अभी भी वो फोटो रखा हुआ है। तो मैंने उसको बोला कि यार ये क्या है, ये पत्थर देखने के लिए आए हैं न्यूजीलैंड वाले। तो मैं उनसे यही बात बोल रही थी कि ये पत्थर क्या देख रहे हैं। तो मिताली कहती चल एक फोटो खींच ले। तो आज भी मेरे पास वो ऐसे चप्पल हाथ में करके फोटो है, जो मिताली के मोबाइल से खींचा गया था। उसके बाद मैं, मिताली और जुलियन हम लोग इंग्लैंड में कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो हमें बस में शबाना आजमी जी मिली थी। अरे वाह। तो मिताली ने जैसे ऐसे हाथ मारा, शबाना आजमी। मैंने पीछे देखा, मैंने कहा अच्छा यार। तो हमें ये था कि हम कैसे बात करें जाके। तो हम जैसे बस स्टॉप के लिए खड़े थे, बस आने वाली है, तो शबाना आजमी जैसे आई, तो अब आप तो कुछ करती थी, तो मैंने हेलो मैम, आपके बहुत बड़े फैन हैं हम। तो मिताली मेरे को इधर से एल्बो मारी, झूठी, और इतनी जोर से वो बोल रही थी कि मुझे लगा कि शबाना आजमी को बात सुनाई दे रही है, झूठ मत बोल, तू उसकी कोई फैन नहीं है। तो ऐसे काम करते थे हम लोग। तो उनको पता चला फिर कि आप मस्का लगा रहे हो? नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं। वो अपनी बस स्टॉप पे उतर गए, नेक्स्ट स्टॉप पे अपने उतर गए।
लेकिन उस पूरे उस पे मैं उसको बहुत बोला, मिताली को, मैंने कहा यार तूने आज मरवा दिया था, अगर वो सुन लेती ना कि मैं ऐसे ही फेंक रही हूँ कुछ भी तो बता देती थी। बट वेरी नाइसली शबाना आजमी वो आराम से बात की, हाँ ठीक है, अच्छा है, कहाँ से आए आप लोग। हम बोले तो हम बड़े प्राउडली बोलते थे हम लोग इंडियन टीम है, इंडियन वुमेन्स टीम है, अच्छा अच्छा, लवली, अच्छा लगता है। ग्रेट। मैं अभी कुछ दिनों पहले मिताली मैम से जब फीमेल क्रिकेट पॉडकास्ट के लिए चैट कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको आज एक प्लेयर पे किसी पे प्रैंक करना हो तो आप किस पे करोगे? तो बोलती है कि जो करंट प्लेयर्स है उनसे तो मैं नहीं करूंगी, बट हाँ एक अमिता शर्मा है जिसने हम पे काफी प्रैंक किया और सबसे बड़ी प्रैंकस्टर रही है। मैं नो उसको नो, मिताली से बड़ा प्रैंकस्टर कोई नहीं था, सीरियसली। उसको वो इतनी अच्छी मिमिक्री करती थी ना किसी की भी, हाँ और उसको बड़ा शौक था लोगों के होटल में रूम में फोन करके, देर इज अ कॉल फ्रॉम योर होम, देर इज अ समथिंग फ्रॉम होम। और एक बार उसने मुझे मुझे याद है कि फर्स्ट टूर पे मेरे को फोन आया रिसेप्शन से कि आपके लिए घर से फोन आया। हाँ तो आई थॉट कि मेरे पेरेंट्स तो फोन करने से रहे, तो ये फोन कैसे आ गया। मैं रिसेप्शन तक चली भी गई, मैंने रिसेप्शन को पूछा भी, हाँ तो कह रहे नो नो देर इज नो कॉल। सोचती ये कैसे हुआ। फिर सडनली मुझे दूसरी और तीसरी सीरीज में जाके पता चला ये सारा काम मिताली राज का होता था। वो सबको फोन कर करके सबको बोलती थी आपको ये कोच बुला रहा है या आपको फोन आया है घर से, तो ये मिताली के काम है। लेकिन मेरे मेरे को ये होता था कि थोड़ा लाइट मूड रखने, जैसे हाँ जुलन हम लोग काफी जोक करते थे, और जुनू बहुत बहुत सपोर्टिंगली उसको लेती थी, उसने कभी ऐसे नहीं बोला कि क्यों राइट। मेरा मजाक बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो अच्छा मतलब हमारा एक ग्रुप था, जैसे मैं और मिताली मोस्टली रूम पार्टनर होते, तो हम जैसे थक के अगर ग्राउंड से आए तो हमें पता था अभी जुलन में आना है, तो हम कुंडी लगा के, और वो बेचारी रिंग घंट डोर बजा रही हाँ है हाँ बजा रही है, हमें पता था जुलन है, हम लोग खोलते ही नहीं थे दरवाजा। तो वो बेचारी रात को फिर डिनर पे मिलेगी, फिर कहेगी अरे यार तुमने जानबूझ के ऐसे किया ना मेरे साथ, तुमने दरवाजा नहीं खोला ना मेरे साथ, कितना गलत बात है। थोड़ा ऐसी बात करती है वो। ओके ओके। तो ये लगता है फोन वाला जो प्रैंक है ये काफी फेवरेट है मिताली मैम का, क्योंकि ऐसा सेम उन्होंने बहुत जुलन मैम के साथ किया था, बीबीसी का उसने इंटरव्यू है। उसने उसने सबके साथ ऐसा किया है। वो किसी को, अच्छा स्पेशली जो न्यू कमर्स आते हैं उनको वो जरूर फोन करती है। ओके, अमेजिंग। आप लोग ये सब अभी डिस्कस करते हो कभी कभी कॉल करके, कभी जब मिलते हो तब ये सब? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अभी रिसेंटली मेरी मशीन से बात हो रही थी, जूली से बात हो रही थी, हाँ नीतू को मैंने कुछ फोटोज भेजे थे तो काफी अच्छे कमेंट्स वो फोटोज में दे रही थी। तो हाँ बात होती रहती है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। आप अभी रिसेंटली शायद इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एक्टिव हुए हो, जहाँ पे आप फोटोज अभी डालते हो, तो और भी ऐसे जो आपके पास वो बहुत बहुत मतलब, और वो अभी मुझे 2-3 साल पहले पता चला कि वो एक इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है इंग्लैंड का, मतलब वो आई थिंक 7 वंडर्स में आता है कि वो कहीं से स्टोन जाके तो मैं ये सोच रही थी यार ये इंग्लैंड वाले न्यूजीलैंड वाले ये पत्थर को क्यों देख रहे हैं, पत्थरों का ऐसे सर्कल से बना हुआ है उनको क्यों देख रहे हैं। बाद में पता चला रहा यार ये तो बहुत इम्पोर्टेंट जगह है इंग्लैंड में। तो काफी मतलब ऐसी चीजें बहुत, जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए तो हम वहाँ पे कैंगारू को खाना खिला रहे थे, तो मैं सोच रही था कि ये कुत्ते की तरह ये बकरी और गधे की तरह लग रहा है, इसको क्यों खाना खिला रहे हैं हम। हमारे गांव हमारे देश में गली गली में गाय घूमती है, उसको खिला रहे हैं। तो मतलब ऐसी चीजें अब रियलाइज होती हैं कि यार जैसे ऑस्ट्रेलिया गए वहाँ पे इतना सफारी में घूमने जा रहे हैं ये सब। तो अब रियलाइज होता है कि हाँ काफी इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट किया है लाइफ में। कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है। अगर आप थोड़ा और सोचोगे, पत्थर को पत्थर जैसे नहीं देखोगे तो जरूर ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होंगे। नहीं उस दिन तो लिटरली हम बेसिकली हम लोग घूमने से हमारा कोई मतलब नहीं था, हम ये देखना चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड वाले क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, हम उनका पीछा कर रहे थे कि न्यूजीलैंड टीम क्या कर रही है। वो नाइसली वो अपने DSLR डिजिटल कैम लेके जा रहे थे, हम तो कैमरा भी नहीं लेके गए। तो एक्सीडेंटली मित्रों के पास मोबाइल था, उसने मोबाइल से फोटो खींचा और वो फोटो आ भी गया, उसमें भी चप्पल हाथ में थी। ग्रेट मेमोरीज, ग्रेट मेमोरीज। इस पे तो मतलब
घंटों बात कर सकते हैं मैम, आई एम श्योर इतनी बड़ी क्रिकेट की जर्नी। बहुत। और जैसे जैसे आप बात करते रहोगे ना तो हाँ कुछ ना कुछ नया निकलता रहेगा। जैसे अभी रिसेंटली हम लोग बात कर रहे थे तो हाँ उसमें ये चप्पल वाली बात नहीं निकली थी। ये मुझे अभी याद आई कि हाँ यार यही तो थी। ओके। खाली का जो मेन कैमरामैन होती थी मैं, ओह अच्छा। तो उसके बाद भी हाँ तो हमारा काम ये होता था कि कोई और फोटो खींच रहा है तो उसका फोटो खाली जाने नहीं चाहिए, फोटो में तुरंत घुस जा। तो कुछ ना कुछ चलते रहता रहेगा। ओके ओके, मतलब आप बहुत सारे फोटोज में हो गए, आप और मिताली मैम तो काफी फोटोज में होंगे। डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं है कि हमने कोई फोटो छोड़ा हो। ओके, बट वन नहीं, लास्ट। मैं आपको हरमन वाली स्टोरी बताती हूँ, हाँ जो हाँ हरमन का हाँ ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था। तो हाँ जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को बहुत अच्छा मैच लगता है। हाँ, तो उसमें ओपनिंग से लेके नीचे तक एक अच्छा नॉक अन्नगा का, अंजुम का, मिथाली का, हम्म, अच्छे नॉक सब खेलते आ रहे हैं। हैरी, मैं ऑलरेडी क्रीज पे थी, मेरा और मितू का कुछ अच्छा पार्टनरशिप हुआ था। हम्म, हरमन आई तो मैंने हरमन को बोला, हम्म, तो मैं कुछ अच्छा हिट कर रही थी, तो मैंने हम्म, हरमन बोला, हैरी स्ट्राइक लेके तू मेरे को देना, चांस दे, मैं हिट करती हूँ। तो हाँ, कह रही, तो छोटी सी है हैरी तो तभी की, हाँ जी दीदी हाँ जी। और उसने पहला बॉल पैरी का खेला और वो शॉट फुलटा सा यहाँ पे उसकी कमर पे आया, उसने धम्म से सीधा फर्स्ट बॉल 6। मैं ओह, हैरी बहुत अच्छा सिंगल था। तो मतलब ये हरमन की स्टोरी है कि उसको मैंने सिंगल के लिए बोला और वो लड़की ने पहले पे छक्का, दूसरी पे चौका, हाँ दीदी रहने दो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है। मतलब उस मैच में हमने लास्ट में हरमन ने हमने लास्ट 6 ओवर्स में हमने 70 ऑड रन बनाए थे। तो वाओ, उस टाइम पे 10 पर ओवर्स बहुत ज्यादा था, हमें भी खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम 10 पर ओवर्स से हमने रन मारे हैं इस मैच में। राइट राइट, ये तभी पॉसिबल है जब दो धुरंधर प्लेयर्स जो जब जब हैरी जैसा हिटर खेल रहा हो। हाँ, और आपके जैसा जो तब तक मतलब आप भी बैटिंग में इवॉल्व हो चुके थे और आपको भी ऐसा था कि हाँ मैं भी क्लोज करूंगी। मैं हिटिंग करने में ज्यादा मजा आता है। कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे जो मतलब सिर्फ हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, एक आप हो उसमें से, एक जया मैम है, एक जया दी इज मोर ओवर क्लासिक हिटिंग, मतलब उनको देखने का मन करता था मेरे को। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आफ्टर मिताली मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरी लाइफ के लिए किसी ने बैटिंग करनी है तो आप करोगे, क्योंकि मुझे उनकी बैटिंग अच्छी बैटिंग करती थी, अच्छी रनिंग बिटवीन होता था, मतलब एक बहुत अच्छा पैकेज था। जैसे कई बैट्समैन होते हैं, जैसे मैं हूँ बैट्समैन, तो मैं हिट करूंगी लेकिन मेरी बैटिंग देखने में आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि मैं उतने क्लासिक शॉट्स नहीं। लेकिन जया के कहते हैं वो बहुत बीइंग अ लेफ्टी शायद वो बहुत क्लासिक बैटिंग करती थी। अंजुम भी हो गए, तो वो लोग अच्छी बैटिंग करते थे, उनको देखने में मजा आता था। राइट राइट, आई एम श्योर आपको भी देखने में उतना ही मजा आता मैम अगर आज आप खेल रहे होते। मैं देखती। Okay, great. One final question before we close the chat, ma'am. Any feedback for us? कुछ हमारे लिए अगर आपको कोई सजेशन हो कि अभी जो हम कर रहे हैं उसको और बेटर कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक फीमेल क्रिकेट जैसे लॉकडाउन जैसे पीरियड में भी आप लोग विमेन्स क्रिकेटर से बात कर रहे हैं और अब जो आपने ये निकाला है एक्स क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करने के लिए और उनको पब्लिक के सामने लाने के लिए, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव क्रिकेट के लेजेंड्स हैं और जो हमसे पहले क्रिकेट खेलते थे, तो काफी अच्छी चीज है। थैंक्स फॉर दैट, रियली थैंक्स। मोस्ट वेलकम मैम, और थैंक यू टू यू मैम, आपके जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, आई एम श्योर। मोस्ट वेलकम विशाल, थैंक यू। और बहुत सारी स्टोरीज के लिए और ज्यादा थैंक यू, बिकॉज बहुत कम लोगों के पास ऐसी स्टोरीज है एंड आई एम ग्लैड कि आपसे बात करके हमको काफी कुछ समझने मिला। थैंक यू।